फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा जनवरी 2026 से मई 2026 प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय संस्करण संपूर्ण। तो पहले हम मई का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अप्रैल का, फिर उसके बाद मार्च का, फिर फरवरी का और फिर जनवरी का। फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर्वप्रथम मई का महीना। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। तो 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव होना है। अप्रैल माह में पूरा चुनाव होगा और इसका मई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा। और इसके लिए 15 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ की मैगजीन आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। पर अभी केवल इतना ही जान लें कि इस चुनाव की जो घोषणा है कार्यक्रम की वो 15 मार्च 2026 को की गई थी। ये कई एग्जाम में देखा कि नोटिफिकेशन किस डेट को आता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 15 मार्च 2026। हेलीकॉप्टर प्रचंड हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज, जहाँ पर वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन हुआ। उस वायु शक्ति के आयोजन के बीच में राष्ट्रपति देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली ये प्रथम राष्ट्रपति हो गई हैं। क्या नाम है? हेलीकॉप्टर प्रचंड। इसको मत भूलिएगा, हेलीकॉप्टर प्रचंड को। और इसके जो पायलट थे वो NS बहुआ। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो उड़ान भरी उसके पायलट कौन थे? तो NS बहुआ। और ये HAL द्वारा निर्मित है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। कौन? हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो HAL द्वारा निर्मित है। INS अंजदीप। देखिए इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएट किया गया है कि हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपके टॉपिक हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया गया, ताकि आप एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो आप फटाफट रिवाइज कर सकें, ठीक है, बड़ी तेज़ी से। INS अंजदीप ये एक उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा पोत है। कौन सा? तीसरा। और ये 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह में इसकी कमीशनिंग की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के प्रमुख हैं। इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है INS अंजदीप। और ये अत्याधुनिक पोत है, ठीक है। डॉल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन किया गया है इसको, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर और ये 25 नॉटिकल मील पर आवर की स्पीड से चलेगा। इसका जो नामकरण है वो कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप है उसके नाम पर किया गया है, INS अंजदीप का, ठीक है। इस श्रेणी के कुल 8 जो पोत बनाना है, ठीक, कितने? 8। और जिसका पहला कौन था? INS अर्नाला। और ये आपका तीसरा है INS अंजदीप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का ये तीसरा पोत है। ये 27 फरवरी को इसकी कमीशनिंग की गई। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर, ठीक है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है। ये डॉल्फिन हंटर के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। लंबाई 77 मीटर, ठीक है। और इसका नामकरण कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया। और कुल 8 ऐसे पोत बनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम था INS अर्नाला, ठीक है। ये नया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, INS कौंडिन्य। ये INS कौंडिन्य हमारा 5वीं शताब्दी की भारतीय तकनीक कौन सी? पाल विधि से निर्मित, ठीक है, एक नौकायन पोत है। और ये नौसेना का इंजन रहित नौकायन पोत है, याद रखिए। इसमें कोई इंजन नहीं है, वैसे ही चलेगा। इस पर एक विधि बनाई गई है जिसके आधार पर चलेगा, जो पुराने ज़माने में चलता था जिस हिसाब से। 2 मार्च 2026 को ये मुंबई वापस आया है INS कौंडिन्य। 29 दिसंबर को पोरबंदर से मस्कट के लिए ये रवाना हुआ था।
18 दिन की यात्रा कुल रही और 14 जनवरी को मस्कट पहुंच गया, यानी 18 दिन लगे इसको पहुंचने में और 14 जनवरी को मस्कट पहुंचा। फिर वहां से ये वापस आया है 2 मार्च 2026 को मुंबई। इसका नेतृत्व विकास सेवरॉन और वाई हेमंत कुमार ने किया, बिना किसी धातु का, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की धातु या कील का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया। मतलब ये हर्बल नाव आपकी जो है नाव है। इसका डिजाइन अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र पर आधारित है। इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया, याद रखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए ना कि 100% बीपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आएगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस विधि से निर्मित है? पाल विधि से, ठीक है ना। यह एक इंजन रहित नौकायन पोत है। 2 मार्च 2026 को कहाँ पर? मुंबई वापस आया। गया कहाँ था? पोरबंदर से मस्कट, ठीक है। गया पोरबंदर से था, वापस मुंबई आया मस्कट की यात्रा पर, और ये 29 दिसंबर को इसको रवाना किया गया था। कुल 18 दिन लगे थे इसको पहुंचने में वहाँ, और 14 जनवरी को मस्कट पहुंचा था। इसका नेतृत्व विकास सेवरान और वाई हेमंत कुमार ने किया, और ये अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र पर इसको डिजाइन किया गया है, और इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया। चलिए नेक्स्ट, गुजरात आपका यूसीसी विधेयक पारित करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। प्रथम कौन सा था? उत्तराखंड। और स्वतंत्रता पूर्व अगर देखा जाए तो प्रथम है गोवा, क्योंकि ये पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर यूसीसी थी, यानी जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। बस। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि जो एससी कम्युनिटी या एससी कास्ट के जो लोग हैं वो हिंदू, जो भी हिंदू, सिख या बौद्ध अनुयायी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदुओं में भी एससी है, सिख में भी हैं और बौद्ध में भी है। तो जो भी इन 3 धर्मों के अनुयायी हैं, अगर ये अनुयायी दूसरे धर्म का पालन अपना लेते हैं तो उनका एससी का दर्जा समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो इन धर्मों के अलावा अन्य धर्म में, एग्जाम्पल में मुस्लिम, वहाँ पर एससी नहीं है। तो जब एससी नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर एससी का नहीं चल सकता है। तो इसलिए इन धर्म के लोग हैं, ठीक है, अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो एससी वाली जो उनका दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, फिर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। नेशनल डेंटल कमीशन, ठीक है, इसका ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया, ठीक है। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया किसने? डेंटल कमीशन ने। और इसकी अधिसूचना 19 मार्च 2026 को जारी हुई, और कुल इसमें 3 बोर्ड का गठन किया गया है, और ये डेंटिस्ट एक्ट 1948 का स्थान ले रहा है। ये जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में जो नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया है उसने किस कानून का स्थान लिया? तो डेंटिस्ट एक्ट 1948 का। कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र, ये यूपी का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है, और ये बांदा जिला में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही ऐतिहासिक गौरवशाली ये क्षेत्र है, ठीक ना। चीता पुनर्वास योजना, हाल ही में बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, जिसमें 6 मादा और 3 नर, और इसको ग्वालियर एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई, और वहाँ से शिवपुर कूनो नेशनल पार्क पर इनको छोड़ा गया। अब वर्तमान में कुल संख्या 53 हो गई है, ठीक है। जो चीते हैं उनकी संख्या 53 हो गई है, नर मादा सभी मिला के। और ये जो चीते लाए गए बोत्सवाना से, उनको छोड़ा किसने? तो भूपेंद्र यादव ने। जैसे पहली बार लाए गए थे नामीबिया से, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर छोड़ा था, तो ये भूपेंद्र यादव ने इस बार छोड़ा। ये सर्वप्रथम नामीबिया से 8 चीते आए थे 17 सितंबर 2022 में आए थे। दूसरी बार चीते आए दक्षिण अफ्रीका से 12
और ये 18 फरवरी 2023 को आए थे। और जब ये 8+12 यानी बराबर 20 चीते हो गए, उसमें से 9 की मृत्यु हो गई, ठीक है, 9 खत्म हो गए। तो वर्तमान में ये जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाले हैं वो 11 जीवित हैं, ठीक है। पर ओवरऑल क्योंकि बच्चों का जन्म हुआ बहुत सारे, तो कुल मिलाकर 53 हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीता पुनर्वास योजना, बोत्सवाना से कितने चीते आए? 9। ये कौन से एयरपोर्ट पर लाए गए? ग्वालियर एयरपोर्ट पर। कहाँ पर छोड़े गए? शिवपुर कुनो नेशनल पार्क पर, ठीक है ना। और इसमें इसको छोड़ा किसने? इनको भूपेंद्र यादव ने, ये याद रखिएगा। और पहली बार नामीबिया से आए थे 8 चीते, दूसरी बार अफ्रीका से 12 जीते, ठीक है। चलिए, यूजीसी ने 32 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। तो यदि आप किसी फर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो तो सतर्क रहें, ठीक है ना। उसको यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत देख लें कि यह वास्तव में है कि नहीं है। चलिए, मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना, ये माताम धियाम सत्कार योजना, ठीक है, ये महिलाओं के लिए पंजाब सरकार द्वारा इसको चालू किया गया है, ठीक है ना। और ये प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेगा जो एलिजिबल महिला है, और एससी कम्युनिटी के लोगों को 1500 रुपये, मतलब महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हाल ही में मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना किसने चालू की? पंजाब सरकार, ठीक है। आईओएस सागर पहल, ठीक है, ये हाल ही में हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की पहल है। ये ऐसी दूसरी पहल है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले एक पहल हो चुकी है, यानी जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है, ये दूसरी बार है। इसका आयोजन 16 मार्च 2026 को प्रारंभ हुआ। कुल 16 देशों ने इसमें भाग लिया, और ये इस बार जो है महासागर नौसेना सिंपोजियम की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोची स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? अप्रैल 2026 में, 25 में, और ये आईएनएस सुनैना में हुआ था। मतलब एक जैसे पोत है, उसी में कई देशों के जो नौसैनिक हैं, अधिकारी हैं, वो सब प्रशिक्षण लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वो सब चलता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना और विदेशी नौसेनाओं का एक जहाज पर प्रशिक्षण और नौकायन किया जाए। तो आईओएस सागर पहल ये हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए है, ये दूसरा है, ठीक ना। कुल 16 देश और 16 मार्च को प्रारंभ। ये इस समय महासागर नौसेना सिंपोजियम की अध्यक्षता भारत के पास है, और कोच्चि स्थित प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस सुनैना पहली बार में यूज हुआ, ठीक है ना। ये आईओएस सागर का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। इंडियन ओशन शिप, ठीक है, आई से इंडियन, ओ से ओशन, और एस से शिप, इंडियन ओशन शिप। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आपका फुल फॉर्म है। इसको आप जरूर याद करके रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा सागर का फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान के माउंट आबू का नाम अब अबुराज हो जाएगा, अबुराज। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह का डिस्कशन। अप्रैल माह में क्या कुछ हुआ इसको देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसका पहला टॉपिक है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस साल 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया था। यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी को स्वीकार किया था। और इसके अंतर्गत अब 6 छंद, मतलब पहले भी 6 छंद थे पर उसको गाया नहीं जाता था, पर सभी 6 छंदों पर अब गायन होगा, और इसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड रखी गई है। सभी सरकारी कार्यक्रमों पर ये गाना, सभी कार्यक्रमों पर इसे गाया जाना अनिवार्य बना दिया गया है। और एक कंडीशन है, यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को गाना है तो पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, आफ्टर दैट राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई।
संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब संविधान सभा ने स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। इसमें कुल 6 छंद हैं और 3 मिनट 10 सेकेंड में इसे गाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डोर्नियर 228 विमान। ये आपका तटवर्ती जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए तटरक्षक बल को सौंपा गया है डोर्नियर 228 विमान। इसके अंतर्गत कुल 8 विमान हैं जिनका सौदा हुआ है, 8 विमान बनेंगे और ये रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ समझौता किया है कुल 8 विमान के बनाने के लिए। इसमें जो लागत है वो 2312 करोड़ रुपए की है और इसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया तो रक्षा सचिव RK सिंह और HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर के प्रमुख, उन्होंने हस्ताक्षर किया और ये समझौता नई दिल्ली में हुआ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2312 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत 8 विमान खरीदे जाएंगे। उस कौन से 8 विमान है? डोर्नियर 228 विमान। बस डोर्नियर 228 विमान याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा खरीद परिषद, यानी रक्षा खरीद परिषद राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3.60 लाख करोड़ का अनुमानित मूल्य पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अनुमति दी गई है। जैसे वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे राफेल विमान भी कहते हैं, इसके खरीदारी होगी। कितने? 114। थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस का निर्माण होगा, ठीक है। और नौसेना के लिए P-81 विमान का निर्माण होगा। तो इसकी कीमत कितनी है? 3.60 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कितने 114 राफेल विमान करने हैं। इसके 114 में से 96 भारत में निर्माण होगा। ये राफेल का जितना भी सौदा है वो फ्रांस के साथ होता है, तो उसमें 114 में से 96 भारत में ही निर्माण होंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो फ्रांस से आएंगे। और P-81 विमान का निर्माण होगा नौसेना के लिए और थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मणिपुर विधानसभा हाल ही में चुनाव हुआ। 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। बहुत दिनों से चल रहा था वहाँ पर राष्ट्रपति शासन और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी। भाजपा के यूमनाम खेमचंद सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने एन बीरेन सिंह का स्थान लिया है। इसके पहले एन बीरेन सिंह थे और ये यूमनाम खेमचंद सिंह मैत्री समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनको राज्यपाल अजय कुमार भल्ला इन्होंने शपथ दिलाया। कुकी समुदाय के नेपचा किपगेन और नगा समुदाय के एल दिखो के 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ऐसे आ जाएगा कि नेपचा किपगेन किस समुदाय से हैं? तो कुकी समुदाय से, और एल दिखो किस समुदाय से हैं? ये नगा समुदाय से। और आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं यूमनाम खेमचंद सिंह, ये मैत्री समुदाय से, ठीक है। तो मणिपुर विधानसभा, और इसका ये याद रखिएगा कि वर्चुअल शपथ लिया है किसने? नेपचा किपगेन ने, क्योंकि ये दिल्ली में थे और शपथ तो मणिपुर के इम्फाल में लेनी थी, पर ये दिल्ली में थे इसलिए वर्चुअल शपथ लिया। कुल 60 सदस्यीय विधानसभा है मणिपुर की। बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिली है और वहाँ पर जो सरकार बनाया है वो बीजेपी और नगा पीपुल्स पार्टी और साथ में नगा पीपुल्स फ्रंट, इन तीनों का गठबंधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सैन्य नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त जो भी कर्मी है अब उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे क्या होता था, जो सैन्य क्षेत्र में जो मेडिकल में कर्मचारी था उसको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता था, तो अब क्या हो गया कि उसको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाएगा। चलिए, दिल्ली में लाडली योजना की जगह अब लखपति बिटिया योजना और कुल 56,000 रुपये मिलेगा। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो लाडली योजना को चेंज करके लखपति बिटिया योजना कर दिया गया, और दूसरी बात, पहले 1 लाख रुपए का एक दायरा था कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
किसी परिवार की आय, अब इसको 1.2, ठीक है ना, लाख कर दिया गया। चलिए, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा अनुबंध किया गया है खिलाड़ियों का, पुरुषों का भी किया जाता है और महिला खिलाड़ियों का भी किया जाता है। पुरुषों में कुल 30 खिलाड़ियों का अनुबंध हुआ और महिलाओं में 21 खिलाड़ी हुआ, ठीक है। पुरुषों में जो 30 खिलाड़ियों का हुआ उसमें से ग्रेड ए में 3 खिलाड़ी, ग्रेड बी में 11 और ग्रेड सी में 16, ठीक है। और इस ग्रेड जो ए में 3 खिलाड़ी हैं वो हैं आपके शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। जैसे बी और सी से तो नहीं आएगा, पर ए में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेड ए का खिलाड़ी नहीं है, तो ये शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा दे देगा और चौथा कोई ऐसा दे देगा जो नहीं होगा। तो आपको पता होगा तभी आप मार देंगे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो महिलाओं में 21 में से ग्रेड ए में 4 खिलाड़ी हैं और बी में 4 और सी में 13, 4 4 13। तो जो ग्रेड ए में है उसमें हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान है, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा, ये 4 खिलाड़ी हैं। तो बीसीसीआई द्वारा अनुबंध पुरुषों में 30 खिलाड़ी, महिलाओं में 21, ग्रेड ए में 3, बी में 11 और सी में 16, 3 11 16। महिलाओं में 21 में से 4 ए में, बी में 4 और सी में 13। और ये तो आप याद ही कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का कंप्लीट हुए। केरलम, यानी केरल का नया नाम हो गया है अब केरलम। तो हाल ही में केरलम का नया नाम, केरलम किसका नया नाम हो गया है? केरल का। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। और कुछ इसका बैकग्राउंड है कि कुछ भारत में राज्य हैं जिनका पहले कुछ दूसरा नाम था और वर्तमान में कुछ दूसरा हो गया है। तो जैसे 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम किया गया था। 1969 में मद्रास था, उसको चेंज करके तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर था, उसको कर्नाटक किया गया। 2007 में उत्तरांचल को परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया और 2011 में उड़ीसा को चेंज करके ओडिशा किया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1950 में उत्तर प्रदेश, 1969 में तमिलनाडु, 1973 में कर्नाटक, 2007 में उत्तराखंड, 2011 में ओडिशा और केरल का नया नाम केरला। प्रहार, ये नेक्स्ट टॉपिक। ये देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है जिसका नाम प्रहार है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया है। ये 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है और 23 फरवरी 2024 से। तो देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगेगी, ठीक है। और ये राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। 1948 से 1950 के बीच ये गवर्नर जनरल है। तो राजगोपालाचारी की लुटियंस की जगह अब राजगोपालाचारी की प्रतिमा हो गई है। सेवा तीर्थ जो कि नया प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, उसका उद्घाटन हो गया है। तो पीएम का नया कार्यालय कब उद्घाटन हुआ? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों किया गया? क्योंकि 1931 में 13 फरवरी को ही दिल्ली राजधानी घोषित हुई थी, ठीक है। इस सेवा तीर्थ जो है उसका ध्येय वाक्य है नागरिक देवो भव, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि जो पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्य किया, तो 4 बिंदु हैं। पहला कि लखपति दीदी योजना के लिए एक लक्ष्य रखा गया कि हम लोग 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। इससे पहले 2027 में 3 करोड़ का लक्ष्य था, उसे कंप्लीट कर लिया जा चुका है, ठीक है। और दूसरा था कृषि बुनियादी ढांचा कोष, जिसके लिए 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई। तीसरा है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसके लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। और चौथी, दुर्घटना में घायलों के लिए 1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 बड़ी योजनाएं थी, 4 बड़े स्टेप थे जिनको फर्स्ट डे पर प्रधानमंत्री के द्वारा नए कार्यालय सेवा तीर्थ में किया गया, ठीक। ये 13 फरवरी याद
रखिएगा सेवा तीर्थ के लिए। 13 फरवरी के दिन शिफ्टिंग हुई। नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। ये नौसेना का पारंपरिक कार्यक्रम है। कौन सा? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसमें नौसेना के सभी प्रमुख और राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं और उनके समक्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और ये विशाखापट्टनम में ही, ठीक है, हुआ 18 फरवरी 2026। कब? 18 फरवरी 2026 को, याद रखिए। और तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। पहला जो हुआ था वो 2001 में के आर नारायणन, उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, उनके समय हुआ था। इसमें 74 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। राष्ट्रपति आईएनएस सुमेधा में सवार होकर के विशाखापट्टनम में सभी जो जहाजी बेड़े थे उनका अवलोकन किया। तो क्या नाम था? आईएनएस सुमेधा। ये जो थीम है इस फ्लीट रिव्यू का, महासागरों के माध्यम से एकजुटता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां सम्मेलन भी हुआ, यानी विशाखापट्टनम में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 9वां सम्मेलन भी हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में भी। और इसकी अध्यक्षता अब किसके पास है? भारत के पास। किसकी? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। अभ्यास मिलान, ये भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। क्या नाम है? अभ्यास मिलान। ये 2 वर्षों में आयोजित होता है। और कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम के तट पर। इस साल का 13वां संस्करण है ये, और कुल 70 मित्र देशों ने भाग लिया। तो भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम तट पर। मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये 13वां संस्करण। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है, ये हाल ही में गठित की गई है। दरअसल बहुत दिनों से पूर्वी नागालैंड के द्वारा मांग किया जा रहा था, तो वो समय अब आया कि इसकी गठन प्रक्रिया कंप्लीट हुई। तो पूर्वी नागालैंड हमें कई समय से अलग प्रशासनिक निकाय की मांग कर रहा था, इसलिए उसके लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय बनाया गया है, जिसका नाम फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है। ये त्रिपक्षीय समझौता है। नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार, इन 3 पक्षकार हैं जिनके बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कौन कौन सा? नागालैंड सरकार, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार। ये हस्ताक्षर कहाँ हुए? नई दिल्ली में। और नागालैंड पूर्वी के 6 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। ये अनुच्छेद 371A के प्रावधान के तहत हुआ है। 2019 से अब तक पूर्वोत्तर के 12 समझौते एनडीए सरकार में हो चुके हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद था, अलगाववाद था, उसको काफ़ी हद तक खत्म करने में एनडीए सरकार को सफलता मिली है, ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर करता थे, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह, नेपफू रियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन था। हाँ, तो नेक्स्ट जो मंथ है हमारा अब मार्च का, और मार्च में क्या कुछ हुआ देखते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये 1950 से चल रहा है, और प्रत्येक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार इस बार भी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में विगत वर्षों में हम किन किन क्षेत्रों में विकास किया, और आगे हमें किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, कैसे किन किन प्रकार की चुनौतियां रहीं और आगे किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, कहाँ पर अवसर हैं, ये सभी चीज़ें देश को संबोधन करते हुए बताती हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो 77वां गणतंत्र दिवस है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, सभी में भारत का संविधान अब मिलेगा, ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। और 2047 विकसित भारत का जो सपना है भारत का, उसमें युवाओं की सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी।
इस साल का जो गणतंत्र दिवस था उसकी परेड की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वंदे मातरम के 150 वर्ष। झांकियां 30 झांकियां निकली गणतंत्र दिवस पर, जिसमें 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से थी और 13 झांकियां मंत्रालयों एवं विभागों से थी। जो व्यापक थीम थी इस गणतंत्र दिवस परेड की, वो थी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की। ये व्यापक थीम थी। इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहा वो ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। गणतंत्र दिवस का जो औपचारिक समापन है वो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इस साल का जो पुरस्कार है, जो झांकियां निकली उससे संबंधित, तो निर्णायकों के आधार पर और नागरिकों के पसंद के आधार पर, ठीक है, और ये आपका आधार है कि किस आधार पर दिया गया है। तो तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर नौसेना को नंबर 1 और नागरिकों के पसंद के आधार पर असम रेजिमेंट को दिया गया। वहीं सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों का जो मार्चिंग दस्ता है उसके आधार पर दिल्ली पुलिस को दिया गया और इधर दिया गया सीआरपीएफ को। शीर्ष 3 राज्य, तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड जम्मू कश्मीर और तीसरा केरल। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। और इधर गुजरात नंबर 1, उत्तर प्रदेश सेकंड और राजस्थान तीसरा। याद रखें कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड की संस्कृति इस थीम पर निकली थी झांकी, उसको सेकंड प्लेस मिला है नागरिकों की पसंद के आधार पर, ठीक है। ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मंत्रालयों और विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय को नंबर 1 का पुरस्कार मिला। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग नागरिकों की पसंद के आधार पर। इधर विशेष पुरस्कार दिया गया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भाग रहता है जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेना के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता तीनों सेनाओं का, नौसेना, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों का मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस, शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, केरल। मंत्रालयों या विभागों के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी बुंदेलखंड की संस्कृति के आधारित, तो उसको दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस इस साल का कौन सा था? 77th। इसके बाद 30 झांकियां निकली। प्रमुख आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उदय, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर है, ठीक है। क्या है? शुभंकर। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार का शुभंकर कौन है? उदय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 8 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम, केरल में इसका UADI के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्र के द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका शुभंकर क्या है? उदय। सांख्यिकी, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर है। क्या? सांख्यिकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का शुभंकर क्या है? सांख्यिकी। नया लोगो आया है इस मंत्रालय का, जो कि 1 जनवरी 2026 को ये नए रूप में देखने को मिलेगा। इसके कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों का अपना एक अर्थ है, ठीक है। तो जो अशोक चक्र है उसका मतलब है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। रुपए का चिन्ह वहां पर बना हुआ है लोगों में, उसका मतलब है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों का जो प्रयोग है।
सॉरी संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग किया गया है। तो इसका अर्थ है आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को यह दर्शाता है। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला, ये 4 रंग का प्रयोग किया गया है। तो केसरिया प्रतीक है विकास का, सफेद प्रतीक है सत्य का, हरा प्रतीक है स्थिरता का और गहरा नीला प्रतीक है स्थायित्व और ज्ञान का। याद रखिएगा। बिहार सरस मेला, ये बीपीएससी 72nd जो आपकी बीपीएससी होने वाली है का प्रीलिम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार सरस मेला ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस साल मनाया गया 12 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच। ये गांधी मैदान पटना में इस मेले का आयोजन हुआ। इस मेले की थीम थी हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यही है। बिहार सरस मेला की थीम क्या थी? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। और किस विभाग के द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। आईएनएस सागर ध्वनि, ठीक है, ये आईएनएस सागर ध्वनि ये डीआरडीओ का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है ये। और ये सागर मैत्री पहल के तहत इसे कोच्चि से रवाना किया गया है। और ये सागर मैत्री पहल दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में जो देश आते हैं उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए सागर मैत्री पहल शुरू किया गया। और इसका ये 5वां संस्करण है इस बार का। ये जो आईएनएस सागर ध्वनि को रवाना किसके द्वारा किया गया? तो राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये रक्षा मंत्रालय में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। और ये हिंद महासागर रिम यानी IOR में कुल 8 देश हैं, ठीक है। कुल कितने देश हैं? 8 देश। वो 8 देश कौन से हैं? ओमान, मालदीव, श्रीलंका, इधर भारत के नीचे से म्यांमार, थाईलैंड, इधर आपका मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये आपके 8 देश हैं हिंदुस्तान महासागर IOR में, तो हिंदुस्तान महासागर रिम में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो इसमें है, आईएनएस सागर ध्वनि ये सागर मैत्री पहल के लिए रवाना की गई है। 5वां संस्करण है, ठीक है, कोच्चि से। और किसके द्वारा? राधा मोहन सिंह के द्वारा। ये क्या है? समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। किसका? डीआरडीओ का। और हिंद महासागर रिम में कितने हैं आपके? 8 देश हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आईएनएस सुदर्शनी ये भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत है। 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन 26 नाम से, ठीक है, लोकायन 26 नाम 26 इसका नाम दिया गया है। और 10 माह के लिए ये वैश्विक यानी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के लिए निकला है, यानी वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान शुरू किया है। कहां से शुरू किया? कोच्चि नौसैनिक बेस से। और 22,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगी ये सुदर्शनी। 13 देशों के 18 बंदरगाहों से होकर गुजरेगी। और इस क्रम में फ्रांस का समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगी। अमेरिका के 2050वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा? सेल 2050, ठीक है, 250 सॉरी, ठीक है। और पहला जो हमारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थी वो था प्रथम आईएनएस तरंगिणी। तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी जो कि लोकायन 26 नाम से 10 माह के लिए विश्व की यात्रा में निकला है। कहाँ से? कोच्चि नौसैनिक बेस से। और ये फ्रांस के समुद्री महोत्सव एस्किल एसेट में भाग लेगा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान ये अंतर्राष्ट्रीय बेड़े सेल 250 में शामिल होगा। ये प्रथम आईएनएस तारंगिणी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आईएनएसवी कौंडिन्य ये नौसेना का नौकायन पोत है।
ये पुरानी पाल विधि से इसका निर्माण किया गया है। 29 दिसंबर को पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा के लिए निकला, 29 दिसंबर को, और ये 18 दिन बाद 14 जनवरी को कहां पर, ओमान के मस्कट पहुंचा। और जब पहुंचा तो वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। दरअसल ये INS-V कॉन्डिन चौथी 5वीं शताब्दी के जो जहाज थे उसके मॉडल पर बनाया गया है, और इसमें कील या धातु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया, लकड़ी से बनाया गया है, नारियल के रेशे का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, आपस में बांधने के लिए। और ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था किसके बीच, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना तथा निजी कंपनी होडी इनोवेशंस के द्वारा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नौसेना का नौकायन पोत जो कि पुरानी पाल विधि से बनाया गया है, हाल में पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा किया है, उसका नाम क्या है, INS-V कॉन्डिन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। INS-V कॉन्डिन याद रखिएगा, कहां से, भारत के पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर पड़ता है, बंदरगाह है, वहां से लेकर ओमान के मस्कट। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। PSLV C-62 ये एक प्रक्षेपण यान DRDO का EOS-N उपग्रह तथा 15 अन्य छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया गया था, बट तीसरे चरण में ये असफल हो गया, ठीक है। और लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में PSLV का रॉकेट असफल हुआ है, ठीक है, दूसरा अवसर है ये। इसके पहले आपका EOS-N9, EOS-09 ये असफल हो चुके हैं। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में DRDO का EOS-N उपग्रह लॉन्च करने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान है जो असफल हो गया, उसका नाम है PSLV C-62, ठीक है। बस तेजस, नेक्स्ट टॉपिक आपका। तेजस स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है जो हाल ही में 25 वर्ष इसने अपना पूरा किया है। पहली बार इसने उड़ान भरी थी कहां से, बेंगलुरु से, 4 जनवरी 2001 को। इसलिए 4 जनवरी को इसने 25 वर्ष पूरे कर लिए। उस समय विंग कमांडर राजीव कोठियाल थे। तो इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान कौन है जिसने 4 जनवरी को अपने 25 वर्ष पूरे किए हैं, उसका नाम है तेजस। चलिए अगले टॉपिक पर। ICGS समुद्र प्रताप ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 5 जनवरी 2026 को इसकी कमीशनिंग हुई, कहां पर, गोवा में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और ये भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 1145 मीटर है और 4170 टन विस्थापन क्षमता है और 60% ये स्वदेशी है। इसका अनुबंध 2021 में 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए किया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, ICGS समुद्र प्रताप। किसने बनाया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये इसकी कमीशनिंग कहाँ हुई, गोवा में। किसके द्वारा, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा पोत है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। बाकी हाँ बस ठीक है, इतना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2021 में अनुबंध हुआ था। चलिए स्लीपर वंदे भारत, नेक्स्ट टॉपिक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से, मालदा गुजरात पश्चिम बंगाल पड़ता है, वहां के स्टेशन से भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दी गई। असम के कामाख्या जो कि गुवाहाटी में पड़ता है से पश्चिम बंगाल के बीच ये चलेगी। ये 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई थी। याद रखें कि पहली वंदे भारत जो थी वो 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। तो हाल ही में मुख्य आपका बिंदु है कि हाल ही में पहली स्लीपर वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहां से कहां के बीच चलाई गई,
तो असम के कामाख्या गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के बीच चलाई गई और इसे मालदा स्टेशन से प्रधानमंत्री के द्वारा 17 जनवरी को हरी झंडी दी गई। पहली वंदे भारत स्टैटिक अगर क्वेश्चन कभी आता है तो पहली वंदे भारत कब? 2019 दिल्ली वाराणसी मार्ग। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अटल पेंशन योजना, ये 2000 अभी हाल में 2030-31 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। किसका क्या नाम है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का बारे में जाने तो ये असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों के लिए चलाई गई योजना है। ठीक है, चलाई गई योजना है और ये 60 वर्ष बाद पेंशन की व्यवस्था करता है। इसमें स्वैच्छिक अंशदान रहता है। आप जिस रेशियो से इसमें अंशदान देंगे उसी रेशियो से आपको पेंशन मिलेगा। तो इसमें 18 से 40 वर्ष तक के जो नागरिक हैं वो कर सकते हैं अंशदान। गैर आयकर दाता, ठीक है ना, जो आयकर दाता है उनके लिए नहीं, गैर कर आयकर दाता है। इसमें पेंशन 1000 से लेके 5000 के बीच प्रतिमाह मिलेगा। क्योंकि जैसा आपने अंशदान किया उसी आधार पर मिलेगा। और अभी तक बताया गया है कि जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लाभार्थी हो चुके हैं। तो अटल पेंशन हाल ही में कौन सी योजना है जो 2030-31 तक के लिए बढ़ा दी गई है? अटल पेंशन योजना। असंगठित और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका बेसिक देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही क्योंकि योजना कहीं भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों एवं अन्य नागरिकों 60 वर्ष बाद पेंशन मिलेगी। स्वैच्छिक अंशदान है। 18 से 40 वर्ष के बीच के नागरिक, गैर आयकरदाता, पेंशन 1000 से 5000 के बीच प्रतिमाह और 8.66 करोड़। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो उसने बताया कि भारत में सतह की हवा का औसतन तापमान 1991 से 2020 में 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। एक सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। और 1901 से 2025 यानी 1901 के बाद 2025 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा, ये याद रखिए। और 2025 विश्व के लिए तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट टॉपिक, जस्टिस संगम कुमार साहू, ये हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शपथ दिलाया गया इनको। ये याद रखिएगा क्योंकि अभी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, तो उस समय आरिफ मोहम्मद खान थे। पटना के लोक भवन में इनको शपथ दिलाया गया और ये मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुधीर सिंह कार्यवाहक थे अभी जब ये मुख्य न्यायाधीश बने। तो जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और आरिफ मोहम्मद खान ने इनको शपथ दिलाया। और इससे पहले ये ओडिशा के हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, ठीक है, और सुधीर सिंह कार्यवाहक थे। जस्टिस मनोज कुमार ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र सोनक, ठीक है, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और इससे पूर्व वो बम्बई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। चलिए, और नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये किस सरकार की है? राजस्थान सरकार की। और ये अब डिस्कशन रहेगा फरवरी माह का। फरवरी माह में कौन सी घटनाएं घटी, इससे संबंधित कौन सा करंट अफेयर्स है, सभी का अध्ययन करते हैं। दीपावली ये भारत का एक पवित्र त्यौहार है और हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो निर्णय लिया गया है वो एक यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र पे लिया गया है। और संयोग की बात, ये जो बैठक थी नई दिल्ली में थी, यानी भारत ने ही इसकी मेजबानी की और प्रथम बार इसकी मेजबानी भारत करता है यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की, ठीक। भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो यूनेस्को में है वो है विशाल वी शर्मा। तो विशाल वी शर्मा हमारे स्थायी प्रतिनिधि है यूनेस्को में और वो अध्यक्षता कर रहे थे इस सत्र की, ठीक है। ये जो निर्णय लिया गया
10 दिसंबर को लिया गया। और दीपावली सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला 16वां प्रतीक है। ठीक है, इसके पहले हमारे 15 प्रतीक शामिल हो चुके हैं। पहला जो शामिल हुआ था वो वैदिक जप की परंपरा, वैदिक जप की परंपरा 2008 में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वही शामिल हो सकते हैं जिनकी जो संबंध रखते हैं प्रथाओं से, ज्ञान अभिव्यक्तियों से, या वस्तुओं या स्थानों, इन्हीं को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाता है। और ऐसी जितनी भी उपर्युक्त बातें आपको बताई कि प्रथाएं या ज्ञान अभिव्यक्तियां, वस्तुएं या स्थान, इनसे संबंध में कोई भी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में मानता हो, तभी इसे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, पर उसके पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि दीपावली तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला आपका कौन सा प्रतीक है? दीपावली। ये आपका 16वां प्रतीक है। ये बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। 20वें सत्र की बैठक थी। और पहला कौन सा था? वैदिक जप की परंपरा, जिसे 2008 में शामिल किया गया था। तो हाँ, प्रथम बार भारत ने मेजबानी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो गए, सॉरी पॉइंट। और चलते हैं हम, जी हाँ, इसी से संबंधित अन्य देश, यानी ये तो भारत का प्रतीक जो शामिल किया गया दीपावली, इसके अलावा अन्य देश थे जिनके प्रतीकों को शामिल किया गया इस बार। तो मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी, उसके बाद आपका इराक का अल मुहैविस, जो रमजान के समय खेला जाने वाला खेल है, अल मुहैविस। इसके बाद आपका जो इथोपिया है उसका मिफाता नववर्ष उत्सव, ठीक है, मिफाता नववर्ष उत्सव। साइप्रस का कमाडारिया वाइन, ठीक है, कमाडारिया वाइन आपकी साइप्रस की। घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य। चिली का सर्कस परंपराएं। आइसलैंड का स्विमिंग पूल और इतावली व्यंजन, ठीक है, ये शामिल किए गए। तो अन्य देशों के कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं, सॉरी प्रतीक शामिल किए गए हैं, इनको भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मिलान, ऐसे क्वेश्चन मिलान करने को आ जाते हैं, पूछ लेगा पहले का तीसरा, ऐसे ऐसे जो आते हैं आपके। तो इसमें ये 4 देश दे देगा और 4 एक तरफ प्रतीक दे देगा कि किसके शामिल किए गए हैं, तो किसका देश, किस प्रतीक का किस देश से संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, DSC A20। तो DSC का फुल फॉर्म है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। ये प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत है। ये भारत का प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत है। ये कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। और इसका जो कमीशनिंग है कोच्चि में की गई 16 दिसंबर को, ठीक है। तो 16 दिसंबर को कमीशनिंग की गई, कहाँ पर? कोच्चि में। और कोच्चि में ही इसको रखा गया है। इसके जो अध्यक्ष थे वहां पर, जो कमीशनिंग जब की जा रही थी तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे समीर सक्सेना, ठीक। और ये DSC A20 390 टन विस्थापन क्षमता है इसके अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है 30 मीटर की है। और 2025 एक संयोग का वर्ष रहा है नौसेना के लिए कि 2025 में अकेले 11वां पोत ये कमीशनिंग किया गया है। एक साल में 11 पोत, ठीक है। और ये जो DSC है तो 5 DSC पोतों के लिए अनुबंध किया गया था 2021 में, ठीक है। तो DSC A20 ये अपना क्या है? प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत है। इसे निर्मित किसके द्वारा किया गया? तो कोलकाता स्थित मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा, ठीक है। ये कमीशनिंग इसकी कहाँ की गई? कोच्चि में। और ये 2025 में टोटल 11 पोतों का कमीशनिंग किया गया है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अपाचे AH-64E, ठीक है। तो ये अमेरिका से हाल ही में भारत के द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो हाल ही में किसके द्वारा? अमेरिका से भारत ने खरीदा है।
टोटल 6 लेने थे, 6 में से 3 पहले ले लिया था भारत ने और 3 अभी लिया है। ये अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर है और ये 16 दिसंबर को भारत लाया जाता है। कहाँ पर जब लाया जाता है, कहाँ पर? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, पूछ लेता है कि हाल ही में अपाचे AH-64E अमेरिका से लाया गया, वो किस एयरफोर्स स्टेशन पर या किस स्टेशन पर उसको उतारा गया था? तो ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद। ये जो अनुबंध हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो फरवरी 2020 में $600 करोड़ का हुआ था। कुल 6 लाने थे, अब 6 के 6 आ गए। अमेरिका की बोइंग कंपनी, ठीक है, तो ये किसने बनाया है इसको? अमेरिका की बोइंग कंपनी ने। याद रखिएगा कि इसकी जो पहली खेप है वो जुलाई 2025 में आई थी, 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की। इसे और या ये जो अपाचे एच है तो किसके द्वारा लाया गया, यानी किसी विमान के रख करके लाया गया होगा, तो उस विमान का नाम है एंटोनोव AN-124, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे सौंप दिया गया है किसे? जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को, ठीक है। और ये पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे पाकिस्तान के साथ जो तनातनी रहती है या उसको संतुलित करने के लिए वहां पर रहेंगे, ठीक। इस अपाचे AH-64E को फ्लाइंग टैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो अपाचे AH-64E भारत ने किससे खरीदा? अमेरिका से। कितने आए अभी? तो 3 आए, 3 पहले आ चुके थे। और ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। 16 दिसंबर को भारत लाया जाता है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में। टोटल $600 करोड़ की ये समझौता हुआ था। कुल 6 लाने थे और ये अमेरिका की बोइंग कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। पहली खेप जुलाई 2025 में आई और ये जो विमान किसके द्वारा लाया गया? तो एंटोनोव AN-24 विमान के तहत, 124 विमान के तहत। और ये जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया गया। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है 24 सीहॉक MS-60R, ठीक है। ये एक हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में रख रखाव और प्रोन्नयन के लिए फॉलो ऑन पैकेज के तहत अमेरिका से अनुबंध किया है भारत ने। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में 24 सीहॉक MS-60R जो हेलीकॉप्टर है उसको रख रखाव और प्रोन्नयन के लिए किसके साथ अनुबंध किया गया है? तो अमेरिका के साथ किया गया है। और ये जो अनुबंध है वो 28 नवंबर 2025 को हुआ। इसकी खरीद 2020 में लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन जो यूएसए की कंपनी है उसके तहत हुई थी और हम लोगों ने खरीद लिया था। लेकिन अब क्या है ना कि उसके रख रखाव के लिए, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उस तरह के इंजीनियर नहीं है, कंपनी अमेरिका की थी जिसने बनाया था, तो हमने उसके रख रखाव और प्रोन्नयन के लिए अमेरिका से अनुबंध किया है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है परम दीर्घा। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक गैलरी है जहां पर पहले ब्रिटिश काल के जो सैनिक रहते थे उनके चित्र लगे रहते थे, ब्रिटिश काल के सैनिक। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उस गैलरी में 21 परमवीर चक्र जो विजेता थे उनकी फोटो लगाई जाए। तो उसका नाम रख दिया गया परम दीर्घा, ठीक है। और ये जो निर्णय लिया गया विजय दिवस 16 दिसंबर को लिया गया। दरअसल विजय दिवस ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इसी दिन बांग्लादेश जो है नए देश के रूप में आया था और जो पाकिस्तान की सेना थी भारत की सेना के सामने समर्पण कर दिया था। तो ये उसी समय विजय दिवस मनाया जाता है। ये उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये मनाया गया था। तब से लगातार विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये परम वीर जो आपका पुरस्कार होता है वो सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है, ठीक है। सैन्य के क्षेत्र में जैसे अशांति के क्षेत्र में या असैन्य के क्षेत्र में शांति का जो सबसे बड़ा सम्मान है हमारा अशोक चक्र है, ठीक है। तो उसी तरीके से परमवीर जो सम्मान है आपका वो सैन्य सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है।
तो परम दीर्घा ये आपका राष्ट्रपति भवन के अंदर एक नई गैलरी है, जहां पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो लगाई गई है। और ये परमवीर जो ना सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगले टॉपिक पर चलें उससे पहले हम आप लोगों के लिए एक जानकारी दे दें कि ज्ञानोवा की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है। ये अपने 5 स्टेप में वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप में सेगमेंट आधारित वर्क होगा, सेकेंड स्टेप में संपूर्ण माह आधारित होगा, और थर्ड स्टेप जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन प्रत्येक माह पर आपसे डिस्कशन किया जाएगा। और फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप की दोनों ही जब एग्जाम का समय पास आएगा तब वर्क किया जाएगा इस पर। और ये मैराथन क्लासेज रहेंगी, कंटेंट के माध्यम से रिवीजन और क्वेश्चन के माध्यम से 360 डिग्री डिस्कशन किया जाएगा। मिसलिनियस टॉपिक्स रहेंगे जिसे आपको बहुत ही टेबल चार्ट में और ऐसे आपको फॉर्मेट बना के दिया जाएगा ताकि आपको याद हो सके। इसमें आपके जैसे रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद योजनाएं हैं, ऐप है, पोर्टल है, सैन्य अभ्यास पूरे वर्ष में क्या हुआ, इसे ऐसे आपके टॉपिक्स पर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम था, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। जी, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ ये पीएम कार्यालय का नया नाम है। प्रधानमंत्री जो कार्यालय था उसका पहले जो नाम रखा गया था उसको परिवर्तित कर अब इसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पहले सीधे पीएमओ बोला जाता था, अब उसको सेवा तीर्थ बोला जाएगा। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया, और इसमें इससे पहले जब बना तो पहले बोला गया एग्जीक्यूटिव इनक्लेव, ठीक है। अब उसे सेवा तीर्थ ही बोलेंगे। दरअसल क्या है, देखिए पीएमओ आपने नाम सुना होगा, पीएमओ इसको बनाने का वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ नए तरीके से बनाया जाए, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। अब हुआ क्या कि जब इसको पहले नाम दे दिया गया एग्जीक्यूटिव इनक्लेव, फिर इसमें संशोधन किया गया और इसका नाम सेवा तीर्थ हो गया। तो कुछ नहीं, बस पीएम कार्यालय का नया नाम है सेवा तीर्थ, ठीक। और सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय का नाम नया है, तो सेवा तीर्थ 2 बोला जाएगा। सेवा तीर्थ जो आपका 3 है वो आपका एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी जो आपका एडवाइजरी का दफ्तर है उसको बोला जाएगा सेवा तीर्थ 3। रेस कोर्स रोड, अब इसके पहले ये तो अभी सेवा तीर्थ परिवर्तित किया गया, इसके पहले कई परिवर्तन हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास का जो मार्ग होता था उसे पहले हम बोलते थे रेस कोर्स रोड, अब उसे बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। राजपथ जो होता था, आप लोग जाते होंगे, राजपथ बोलते थे पहले, अब उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया। सेंट्रल सेक्रेटरिएट जो था उसको परिवर्तन कर कर्तव्य भवन के रूप में कर दिया गया। तो ये आपके ये बात टॉपिक था। अब ये छोटे सा जानकारी है कि नागरिकता भारत से लगातार लोग छोड़ रहे हैं, और जहां पहले एक वर्ष में 2 लाख लोग छोड़ते थे, 1 लाख छोड़ते थे, ठीक है ना, अब सॉरी 1 वर्ष में नहीं, मतलब 5 वर्ष में 1 से 2 लाख लोग छोड़ते थे। अब इस बार की जो नई रिपोर्ट आई है वो बताती है कि 5 साल में 2020 से 24 के बीच 9 लाख लोगों ने भारत को छोड़ा है, यानी भारत की नागरिकता छोड़ी है। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और एक कारण आपका भारत का जो डेवलपमेंट है वो भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो रही है और लोगों को विदेश में नौकरी करने का मौका मिल रहा है, और जिसके कारण लोग जाते हैं और वहीं की दूसरे देश में स्थायी निवास बना करके नागरिकता वहाँ की ले लेते हैं और भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। तो ये एक भारत के विकास का भी प्रतीक है, और दूसरा इसके कुछ फेल्यूर भी है, तो वो अलग एक टॉपिक है, ये मेंस का विषय है। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, शांति कानून 2025। ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले जहां केवल सरकार काम करती थी न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में, अब निजी क्षेत्र का भी प्रवेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में जो हम लोगों का उत्पादन है 8.9 गीगावाट है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में। अब इसको जो टारगेट रखा गया है 2047 तक 100 गीगावाट, इसको याद करके रखिएगा कि भारत सरकार का
जो न्यूक्लियर एनर्जी का 2047 का लक्ष्य कितना है, 100 गीगावाट। इसको आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, ठीक है। और भारत सरकार का निर्णय है कि असैन्य परमाणु क्षेत्र जो सैन्य से संबंधित होंगे, यानी जैसे आपका न्यूक्लियर बम है तो उससे संबंधित कोई भी प्राइवेट कंपनी डेवलप नहीं करेगी, पर जो असैन्य चीजें हैं उससे संबंधित डेवलप किया जाएगा। हाँ, ये जो कानून था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा क्रमशः 17, 18, 20 दिसंबर को इसको पारित हुआ। तो यानी लोकसभा के द्वारा 17 दिसंबर को पारित किया गया, राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को, और राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगाई 20 दिसंबर को, और उसके बाद ये कानून बन गया। ये जो शांति कानून 2025 है ये 1962 के अधिनियम का स्थान लिया है, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो NPCIL था उसका जो एकाधिकार था पहले वो अब खत्म हो गया, याद रखिए। तो देखते हैं कि किस चीज की अनुमति मिली है और किस चीज की अनुमति अभी नहीं है, और लक्ष्य क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। तो अनुमति जो मिली है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का आप निर्माण कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं और डीकमीशनिंग कर सकते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। और जो अनुमति नहीं मिली वो है कि यूरेनियम व थोरियम का ना तो खनन कर सकती है कंपनी, ना उसका उन्नयन कर सकती है। उसके बाद हैवी वाटर जो उत्पादन होता है वो भी नहीं कर सकती है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो रेडियो प्रबंधन होता है उसका भी कार्य नहीं कर सकती है। लक्ष्य क्या है, तो 9 गीगावाट 2025 तक, जिसे हम लोग भारत ने सरकार ने प्राप्त कर लिया है। 22 गीगावाट का लक्ष्य 2032 तक, उसके बाद 47 गीगावाट का लक्ष्य 2037 तक, 67 जो गीगावाट का लक्ष्य 2042 तक, और 100 गीगावाट का लक्ष्य 2047 तक। तो 9 गीगावाट 2025, 22 गीगावाट 2032, और उसके बाद 47 गीगावाट 2037, 67 गीगावाट 2042, 100 गीगावाट 2047। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये एक सैटेलाइट है अमेरिका की। इसमें एक बहुत बड़ी प्रगति हुई है कि ये हाल ही में इसरो के द्वारा 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखिए जब भी श्रीहरिकोटा का नाम आए तो समझिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से LVM-3 M6 रॉकेट, ठीक है, जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, किसे, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को। और ये कहां पर प्रक्षेपित किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में, 520 किलोमीटर की ऊंचाई में। ये टोटल इसका जो भार है वो 6100 किलोग्राम है। भारत की धरती से लॉन्च होने वाला सबसे भारी उपग्रह, ये याद रखिएगा कि भारत की धरती से लॉन्च होने वाला सबसे भारी उपग्रह कौन सा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, याद रखिए। और ये जो बाहुबली है आपका LVM-3 मॉडल, इसके द्वारा ये 6वां मिशन है, ठीक है, कौन सा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और ये इसरो की जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी है तथा अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल, इन दोनों के मिलकर के वर्क किया गया है। और ये संचार के क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक है। और ये LVM-3 M6 जिसे बाहुबली बोलते हैं, तो इसने ये M6 हटा दीजिए, LVM-3 अर्थात बाहुबली ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था इसी ने, और ये इसका 4था मिशन था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसके सभी पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये एक सैटेलाइट है, अमेरिकी सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। LVM-3 M6 जिसे बाहुबली कहते हैं, इस रॉकेट से, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया है। इसके बाद ये भारत की धरती से लॉन्च सबसे भारी उपग्रह है। और बाहुबली LVM-3 का ये 6वां मिशन है। इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल के द्वारा ये वर्क कंप्लीट किया गया, और चंद्रयान 3 प्रक्षेपण 4था मिशन था।
इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये जो कहीं जब भी कोई मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो ऑर्बिट का जो अर्थ ऑर्बिट है उसके बारे में चर्चा आती है। तो अर्थ ऑर्बिट क्या है? दरअसल क्या है कि ये अर्थ ऑर्बिट होता है, ये रास्ता अर्थात कक्षा होता है जहां पर उपग्रह, ठीक है ना, कोई सैटेलाइट है या अंतरिक्ष यान है, पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक रास्ता होता है, ठीक है। ये जैसे आपका अर्थ है और इसके जैसे एक ऐसे रास्ता होगा, एक, ठीक है, एक ऐसे रास्ता होगा, एक ऐसे रास्ता होगा, ठीक है, कैसा। तो हाइट के अकॉर्डिंग ये ऊपर को बढ़ता जाता है। तो जैसे जो सबसे कम हाइट पर होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। फिर उसके ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। फिर हाईली ऑर्बिट होता है आपका। ये 4 लेयर होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग, जिसकी अपनी अपनी विशेषता होती है और विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट इन जरूरत के हिसाब से चारों लेयर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी हाइट अगर देखिए, ये जो सभी हैं इसके डिस्कशन के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर यहाँ पर एलईओ जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये 160 से 220 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है, ठीक है। और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और यहाँ पर तेज गति से सैटेलाइट चलती है। और होता क्या है कि ये यहाँ पर ज्यादातर अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह स्थापित किए जाते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक पृथ्वी के ऊपर एक कुछ रास्ते हैं जहां पर चक्कर लगाए जाते हैं और रास्तों की हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया गया है। बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं। चलते हैं अगले टॉपिक पर, आईपीएल एंड डब्ल्यूपीएल, ठीक है। जो पुरुषों का आपका T20 मैच होता है आईपीएल और महिलाओं से संबंधित डब्ल्यूपीएल, तो हाल ही में नीलामी हुई है। तो ये जो नीलामी है तो ये आईपीएल डब्ल्यूपीएल जो बीसीसीआई है उसके तत्वाधान में संपन्न होता है और ये इस बार का 19वां संस्करण है, ठीक। 26 मार्च से 31 मई 2026 तक चलेगा। टोटल 10 टीमें भाग लेती हैं और इस बार की जो नीलामी है वो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुई। ये याद रखिएगा, ना दिल्ली में ना मुंबई में, अबू धाबी में हुआ, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और इस बार क्या था कि 77 स्थान रिक्त थे जिसे नए खिलाड़ी भरना था, तो उस संबंध में हुआ। तो इसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका और भारत की तरफ से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका और महिलाओं में सबसे अधिक। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे वो कैमरन ग्रीन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये 25.20 करोड़ में बिके और कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से खेलेंगे। दूसरे, वैसे ओवरऑल में तो तीसरे हैं, बट भारत के सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी हैं कार्तिक शर्मा, ये भारत के ही हैं। ये 14.20 करोड़ में बिके और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलेंगे। महिलाओं का जो डब्ल्यूपीएल होता है उसमें ओवरऑल में और भारत की तरफ से भी सबसे महंगी जो खिलाड़ी थी दीप्ति शर्मा, ये यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलती हैं और 3.20 करोड़ की बिकी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका देखेंगे तो ये जो नीलामी हुई कहाँ पर हुई, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, और ये 19वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, भारत के सबसे महंगे कार्तिक शर्मा, महिलाओं में दीप्ति शर्मा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक में। तो आप याद रखिएगा कि लगातार अध्ययन में रहें और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक है वहां पर जाइए और टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करिए, बार बार रिवीजन करिए और अपनी जो स्टडी है उसको धार दीजिए, ठीक है। कबाड़ जो करंट अफेयर्स का रहता है उसको पढ़ने से बचें और सटीक अध्ययन करें जो मैक्सिमम आउटपुट दे सके। बहुत ज़्यादा बोझ पेजों का रहेगा, वो आपका बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जब बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा तो वो एग्जाम हॉल पे उसका मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकल पाएगा। इसलिए कम पढ़िए पर बार बार पढ़िए और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आइए। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, बैलिस्टिक मिसाइल K4।
ये सामरिक परमाणु शक्ति को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये बैलिस्टिक मिसाइल K4 जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में K4SLBM कहते हैं। ठीक है, यह एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो आपकी INS अरिहंत है, उसी से इसको लॉन्च किया गया। किसको? बैलिस्टिक मिसाइल K4 को। तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, यानी आपका ये प्यारा भारत है और यहाँ ये चाइना है, ठीक है, इधर ये आपके मध्य एशियाई देश पाकिस्तान के ऊपर मध्य है, तो यहाँ सब पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐसे ये चाइना जैसे देशों को टारगेट करने के लिए ये सब चीजों में संपन्न हो रहा है भारत। तो 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है और ये 23 दिसंबर के दिन इसकी लॉन्चिंग हुई। विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, जो भारत का समुद्री तट है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ ये आपका विशाखापट्टनम। तो भारत के जो पूर्वी समुद्री तट है, वहाँ पर विशाखापट्टनम एक शहर है और वहीं से आपका ये किया गया। ये दूसरा था और इसके पहले एक और हो चुका। DRDO ने ये DRDO के द्वारा ये सब बैलिस्टिक मिसाइल K4 की लॉन्चिंग की जाती है। प्रथम जो हुआ वो नवंबर 2024 में। तो हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल K4 जो है उसका किसके द्वारा या किससे लॉन्च किया गया? तो INS अरिहंत से। और ये कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु शक्ति संपन्न है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। INS वागसीर, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव रहने वाली राष्ट्रपति हैं। वो पनडुब्बी में यात्रा करने वाली प्रथम, ठीक है, महिला बनी राष्ट्रपति हो गई, ठीक है। पनडुब्बी में यात्रा करने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गई हैं। और वैसे ओवरऑल राष्ट्रपति में देखा जाए तो दूसरी है, क्योंकि सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में यात्रा की थी। और ये जो यात्रा है, इन्होंने कर्नाटक का एक नौसेना बेस है, कारवार बेस, ठीक है, यहीं पर इन्होंने किया। और ये INS जो वागसीर है, ये कलावरी क्लास की जो पनडुब्बी है उसी सीरीज की एक पनडुब्बी है INS वागसीर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी पनडुब्बी में यात्रा की? तो INS वागसीर है। और ये इसका बेस कौन सा था? कारवार बेस, कर्नाटक। बस कुछ महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं जो विभिन्न राज्यों में चलती हैं। और ये डायरेक्ट 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि महालक्ष्मी योजना किस राज्य की है? तो तेलंगाना। और दूसरा ऐसे आएगा कि ये 4 आपके राज्य दे देंगे और 4 योजनाएं देंगे, इनको मिलान करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए। तो 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इनको एक बार देख लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो पहला YSR चेउथा योजना है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार की है। लक्ष्मी भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल की है। अरुणोदय योजना असम, देखिए आ से अरुणोदय और असम। लक्ष्मी, देखिए ना, लक्ष्मी देवी है और देवी की पूजा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। तो लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल। अरुणोदय आ से अरुणोदय असम। महालक्ष्मी योजना तेलंगाना। उसके बाद गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक। अभी देखिए ये भारत है अपना और ये हम कर्नाटक है और इसी से सटा आपका तेलंगाना है। तो कर्नाटक में है आपका गृह लक्ष्मी, ठीक है, गृह लक्ष्मी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और महालक्ष्मी ये आपका तेलंगाना में। तो ऐसे याद करने का अपना तरीका है, गृह लक्ष्मी कर्नाटक और महालक्ष्मी यहाँ पर। इसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये तो बहुत समय से चल रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के जो काम किया गया, इसलिए वहाँ के पूर्व जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा मामा भी कहकर पुकारते हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। कलिगनार मगलीर उर्माई थित्तम योजना ये तमिलनाडु से है।
तो ऐसे नाम से आप समझ ही जाएंगे कि तमिलनाडु है। थित्तम, पुरीमाई, ये सब तमिलनाडु। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, शुद्ध न है, मैया सम्मान योजना, ये झारखंड की है। ठीक। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, अब माझी से आप समझेंगे कि वो ओडिशा की है, पर याद रखिएगा वो ओडिशा की नहीं है, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। सुभद्रा योजना ओडिशा। अब सुभद्रा जैसे जगन्नाथपुरी में जब यात्रा होती है तो वहां पर सुभद्रा की चर्चा आती है, तो सुभद्रा योजना ओडिशा। महातारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। लाडो लक्ष्मी योजना, ये वर्डिंग से समझ जाएंगे, लाडो, लाडो हरियाणा में बोला जाता है, तो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा। इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। और ये इंदिरा गांधी क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इंदिरा गांधी से ही संबंध सत्कार होगा, या राजीव गांधी से, या ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू से। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना हिमाचल प्रदेश। महिला समृद्धि योजना दिल्ली। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। बिहार में महिलाओं को रोजगार की बात ज्यादा की जाती है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। तो शायद आशा है मेरे जो तरीके हैं फैक्ट को रटाने के, उससे आपको याद हुआ होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। लक्ष्मी YSR चेउता आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल, अरुणोदय योजना असम, महालक्ष्मी योजना तेलंगाना, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, कलिगनार मगलीर उरिमाई थित्तम तमिलनाडु, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र, सुभद्रा योजना ओडिशा, महातारी बंधन योजना छत्तीसगढ़, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना हिमाचल प्रदेश, महिला समृद्धि योजना दिल्ली, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। तो हमारा कंप्लीट होता है ये टॉपिक। हाल ही में प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी में जो भी एग्जाम रहेगा, अभी हाल में जो भी एग्जाम आ रहा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया। क्यों? क्योंकि 69 वर्ष पूरे हुए। हरियाणा में हांसी एक नया जिला बनाया है, और हरियाणा में जो जिलों की संख्या कुल 23 हो गई है। दिल्ली में पहले 11 जिले थे, अब 13 हो गए हैं, +2 कर दिया गया। प्रेम कुमार ये बिहार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और ये गया जी टाउन से विधायक बन के आते हैं, 9 बार के विधायक हैं। और प्रेम कुमार ये 18वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, निर्विरोध बने। तो हम अब चलते हैं अंतिम माह की तरफ, जनवरी। बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव नवंबर के महीने में बिहार चुनाव हुआ था, आपने देखा ही होगा। ये एक 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 चरणों में चुनाव हुआ। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ, 2 चरणों में। बिहार विधानसभा 243 सदस्य है, और इस 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 रिकॉर्ड इस बार सीटें मिली एनडीए को, 202 सीटें जीते। इस 202 सीटों में 89 सीटें बीजेपी को और 85 सीटें जदयू को मिली। वहीं 19 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली। 5 हमको मिली, जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी हैं। 4 आरएलएम को मिली, जिसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा है। वहीं महागठबंधन जो था उसको 35 सीटें मिली, और 35 में से 25 आरजेडी को मिली, 6 कांग्रेस को और 4 अन्य, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है उसको 5 सीटें मिली, बसपा को 1 सीट। और इस बार के चुनाव में जो बहुत चर्चा का विषय एक रहा कि नई पार्टी जो बनी जनशक्ति जनता दल, वो तेज प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। और हाँ, एक फैक्ट है कि जन स्वराज ने चुनाव लड़ा, बट उसे कोई भी सीटों में जीत दर्ज नहीं हुई, और वो 0 पर रहे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे कम वोटों से जीतने वाले राधाचरण साहू, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मात्र 27 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है, राधाचरण साहू, और ये संदेश सीट से जीत दर्ज करते हैं। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कलाधर मंडल, जो कि 73,572 मतों से जीतते हैं रुपौली सीट से। तो
73,000, जैसे आपको फैक्ट्स याद करने का तरीका कि 73,572 है, तो इसमें आप याद कर लीजिए 73 शुरू में और 72 लास्ट में, तो ऐसे याद हो जाता है। ऐसे ट्रिक होती हैं, धीरे धीरे वो डेवलप होती हैं और कई बार आप जब रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से इससे ज़्यादा ये है कि कलाधर मंडल रुपौली सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार के चुनाव में 29 महिलाओं ने जीत दर्ज की। और इससे संबंधित अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक फैक्ट ये है कि 2020 में जहां 25 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2025 में 29 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। तो 29 महिलाएं कुल जीत करके आई, जिसमें से 10 बीजेपी और 10 जदयू से थीं और अन्य पार्टियों से। इस बार के चुनाव में 11 मुस्लिम विधायक बन के आए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नोटिफिकेशन किस डेट को आया, तो 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है। 66वीं बीपीएससी में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था कि नोटिफिकेशन 2020 के जो चुनाव हुआ वो कब आया था, तो उस समय के अनुसार दूसरा फैक्ट था और इस बार है 6 अक्टूबर को आया। मतदान जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 चरणों पर हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होती है। विधायक दल का नेता 19 नवंबर को नीतीश कुमार को बनाया जाता है। शपथ 20 नवंबर को गांधी मैदान में लिया जाता है, जिसका जो शपथ है वो परंपरा के अनुसार राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है और उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल थे वो आरिफ मोहम्मद खान थे। 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार बनते हैं। रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम बनते हैं नीतीश कुमार और 10 बार शपथ लेने वाले वो पहले मुख्यमंत्री पूरे भारत के हैं और कार्यकाल के आधार पर 8वें हैं। सबसे अधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 24 वर्ष 165 दिन तक कार्यकाल किया अपना, और ये सिक्किम से संबंध रखते हैं। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक हैं, जो कि ओडिशा से के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तीसरे नंबर पर ज्योति बसु है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। इस हुए चुनाव में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसके अंतर्गत 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। गृह मंत्रालय जो आपकी होम मिनिस्ट्री है वो सम्राट चौधरी को दी गई। इस 26 मंत्रियों में 14 बीजेपी के सर्वाधिक, 8 जदयू के, 2 लोक जनशक्ति पार्टी के, 1 हम और 1 आरएलपी को दिया गया। इस गठन में 3 महिला मंत्री भी शामिल की गई और इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें मतदाता की जो संख्या थी वो 7,45,26,858, यानी लगभग 7.5 करोड़ वहाँ पर मतदाता थे। इतने मतदाताओं में लगभग 67.13 मतदाता ने मतदान किया, यानी 1951 के बाद सर्वाधिक मतदान इस बार बिहार में हुआ, 67.13%। और इस बिहार चुनाव से संबंधित अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपका है कि ये 18वीं विधानसभा थी। उसके बाद राधाचरण साहू, जिन्होंने सबसे कम वोटों से संदेश सीट से जीत दर्ज की। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले कलाधर मंडल, जो कि रुपौली सीट से जीता। महिलाएं कितने चुन करके आई? 29 महिलाएं आई। इसका नोटिफिकेशन कब आया? 6 अक्टूबर को आया। मतगणना 14 नवंबर को हुई। उसके बाद 10वीं बार सीएम बनते हैं नीतीश कुमार और इसके बाद मतदान प्रतिशत कितना रहा? 67.13%। ये कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इस तरह से हमारा ये बिहार चुनाव संपन्न होता है। आगे चलते हैं। तो दिल्ली में आतंकी विस्फोट होता है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है, बट कभी किसी का मूड हुआ तो पूछ सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो दिल्ली में आतंकी विस्फोट हुआ 10 नवंबर को लाल किले के पास, उसके जो आतंकी थे वो किस यूनिवर्सिटी से संबंधित थे? तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी बस याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। सरदार पटेल जयंती, जो कि हमेशा की तरह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार ऐसा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की जैसी परेड मनाई जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि हाल ही में कौन से ऐसे भारत के व्यक्तित्व हैं जिनकी जयंती को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस जैसी परेड
करने का निर्णय लिया गया है, तो सरदार पटेल। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में क्रिएटिव सिटी जो आपका, हाँ सॉरी, हाँ, तो हाल ही में जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है इसे, लखनऊ को। किस लिए? अपने खान पान और पाक कला के लिए जो फेमस है लखनऊ, इसलिए हमको शामिल किया गया है। ये जो निर्णय है वो यूनेस्को के द्वारा 43वीं जो जनरल कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, कहाँ पर? समरकंद पर, वहाँ पर निर्णय लिया गया है। और जो निर्णय लिया गया उसमें 58 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से एक लखनऊ और 57 अन्य देशों। अगले टॉपिक पर चलें उसके पहले थोड़ा सा चर्चा आपके समक्ष। ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि रिच कंटेंट है, 100% प्रश्न आने की गारंटी, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, समय की बर्बादी से छुटकारा पाएं। पीडीएफ एक माह की केवल 15 से 20 पेज की है, ताकि स्टैटिक विषयों पर आप अध्ययन के लिए समय दे सके। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि 400-500 पेज की नोट्स बुक पढ़ते हैं आप, मैगजीन पढ़ते हैं, इसकी अपेक्षा 130 से 150 पेज की पूरे साल की आप पीडीएफ रहती है, उसको रिवीजन बार बार करेंगे, सफलता पाएंगे। बस आपको काम एक करना है, वीडियो को जरूर देखना है, तभी पीडीएफ समझ में आएगी। ये हमारे सोशल मीडिया, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शहर शामिल है। ये जो निर्णय था वो 31 अक्टूबर को लिया गया, विश्व शहर दिवस के अवसर पर। तो ऐसे पूछ सकता है कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा। टोटल 8 श्रेणियों में शहरों का नेटवर्क के तहत दिया जाता है, 8 श्रेणियों में। और ये लखनऊ को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो मिला है दर्जा, वो 8वीं श्रेणी के तहत मिला है, जिसमें खान पान एवं पाक कला शामिल है। कुल दुनिया में 408 शहर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर आते हैं, और भारत के 9। सबसे पहले जो दिया गया वो जयपुर को दिया गया था 2015 में, और इस शिल्प एवं कला के लिए दिया गया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि हाल ही में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर है, तो वो आपका लखनऊ है। सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? जयपुर में। ये निर्णय कहाँ पर लिखा? खासतौर पर यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया वो कौन सी बैठक और कहाँ पर लिया गया। तो 43वीं ये जनरल कॉन्फ्रेंस की बैठक थी यूनेस्को की, और ये समरकंद उज्बेकिस्तान में जो पड़ता है, वहाँ पर निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से अब आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय हॉकी हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण किया है उन्होंने, तो इस संबंध में शताब्दी समारोह मनाया गया। तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण करने पर शताब्दी समारोह मनाया गया, कौन सा खेल है जिसने मनाया? तो वो भारतीय हॉकी है अपना। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, आप लोगों ने देखा और सुना होगा। तो दरअसल 150 वर्ष पूर्ण किया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत ने, और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर स्मरणोत्सव मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। ये स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 7 नवंबर को, क्योंकि 7 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, और ये नई दिल्ली में हुआ। इस उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और 150 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण करने पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 150 रुपये का, या उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। तो यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में या अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामूहिक गायन 9:50 में हुआ। हाँ, ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो रचयिता थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी, आप सभी जानते होंगे। और इन्होंने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन इन्होंने लिखा था, 1875 में, ये याद रखिएगा। और ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई आनंद मठ के एक अंश के रूप में साहित्यिक पत्रिका थी बंग दर्शन, उसमें सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुई थी। और सर्वप्रथम
वंदे मातरम गाया गया वो कलकत्ता अधिवेशन में। इसी कलकत्ता अधिवेशन में जो 1906 का था, उसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि इसमें 150 रुपये का स्मारक सिक्का, और इसने 150 वर्ष पूर्ण किए। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। और सर्वप्रथम गाया कब गया? 1896 में। लिखा कब गया? 1875 में। और ये आनंद मठ के एक अंश के रूप साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में इसका प्रकाशन हुआ। ये इसके अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में राफेल फाइटर पर उड़ान भरने वाली ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति बन गई है। ये 29 अक्टूबर 2025 को इन्होंने उड़ान भरी अंबाला वायुसेना स्टेशन से, और उस समय उनके पायलट थे अमित गेहानी। ठीक है, दूसरी महिला लड़ाकू विमान में, यानी राफेल फाइटर में तो ये पहली हैं, पर किसी भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली ये दूसरी महिला है, क्योंकि इसके पहले प्रतिभा पाटिल जी ने सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी थी। तो इस तरह से ये कोई भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली ये दूसरी हैं, पर राफेल फाइटर में पहली है। ये महिला की दृष्टि से हो गया। लेकिन यदि पुरुष को भी जोड़ दिया जाए तो कोई भी राष्ट्रपति जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की दृष्टि से ये तीसरी राष्ट्रपति है लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली, क्योंकि प्रथम अब्दुल कलाम जी ने 2006 में उड़ान भरी थी। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि इन्होंने राफेल फाइटर पर उड़ान भरने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन आ सकता है। और अंबाला स्टेशन, इनके पायलट अमित गेहानी, और ये दूसरी महिला लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली और तीसरी राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किया गया है हमारा। ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 2 नवंबर 2025 को। इसका जो भार था वो 4410 किलोग्राम, और ये CMS-03 जिसे हम GSAT-7R भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम GSAT-7R है। और ये LVM-3M5 अर्थात GSLV MK3, ठीक है ना, LVM-3M5 GSLV MK3 इसका दूसरा नाम है। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा पर सर्वप्रथम गया। ये एक स्वदेशी संचार उपग्रह है, याद रखिएगा, ये एक स्वदेशी संचार उपग्रह है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत की धरती से प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी उपग्रह ये आपका CMS-03 है। सॉरी। और ये 36,000 किलोमीटर हाइट पर जाकर स्थापित हुआ। कहाँ पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर। और इसका जो महत्व है वो ये है कि ये नौसेना इसे हिंद महासागर की जो भी हलचल है उसको देखने में सक्षम हो जाएगी, और जो पायरेसी की घटना है और किसी भी प्रकार की आतंकी घटना है वो उस सब पर नज़र रख सकती है। और साथ साथ इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उसको भी इन्हांस करेगी इस CMS-03 के द्वारा। तो इसमें 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि CMS-03 या जिसे हम GSAT-7R कहते हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो LVM-3M5 या GSLV MK3 के द्वारा। और ये भारत की धरती से प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी उपग्रह है। सॉरी। अब अगला है INS इच्छक। INS इच्छक ये एक तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है हमारा। 7 नवंबर के दिन यह कमीशनिंग किया जाता है इसका, और कोची नौसैनिक अड्डे पर। ठीक है, तो कोची नौसैनिक अड्डे पर इस समय यहाँ पे जो नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसका जो निर्माण है वो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। ये अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक समुद्री विमान प्रणालियों से लैस है। ये 11,000 मीटर गहराई तक स्कैन कर सकता है, और इसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर है। इसकी भार क्षमता 3400 टन है,
और ये 18 नॉटिकल मील गति से कर सकता है। इसका महत्व है कि ये इस स्वदेशी सर्वेक्षण पोत के अंदर हेलीकॉप्टर की सुविधा अधिक रहेगी, ये आपदा के समय प्रभावी रहेगा और इस सर्वेक्षण पोत में आपदा के समय एक अस्पताल के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और ये तो आपका तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत था, लेकिन पहला जो था वो INS संधायक था, जो कि 2024 में आया था। उसके बाद सेकेंड INS निर्देशक। कुल 4 हमारे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का अनुबंध हुआ 2018 में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यही है कि जो स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है हमारा, वो उसका क्या नाम है, INS इच्छक है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। और ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, ये कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहला कौन सा था, तो INS संधायक पहला था। इस तरह से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। 27वां दिव्य कला मेला। हाल ही में 27वां जो दिव्य कला मेला है उसका आयोजन लखनऊ में किया गया। प्रथम दिव्य कला मेला नई दिल्ली में 2022 में आयोजित किया गया था। 2022 में आयोजित किया गया था और यह सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो उनसे संबंधित योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है, उनकी समस्या सुनी जाती है। उस संबंध में एक मेला लगता है और ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। इसका जो 27वां दिव्य कला मेला जो लखनऊ में आयोजित हुआ, इसका उद्घाटन BL वर्मा ने किया। और BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार की राजधानी पटना में दिव्य कला मेला का आयोजन जो किया गया वो कौन से नंबर का था, तो 26वें नंबर का था और ये अगस्त 2025 में किया गया था। तो यह पूछ सकता है कि 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो आपका पटना में आयोजित किया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, 27वां दिव्य कला मेला लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा INS माहे। यह एक स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। लगभग 80% से अधिक हमने स्वदेशी रूप से इसे निर्मित किया है। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा निर्मित किया गया है। मुंबई जो नौसेना यार्ड है उसमें इसका अवतरण किया गया और 24 नवंबर 2025 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें INS माहे को अवतरित किया गया, उसके अध्यक्ष थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये पहला अवसर है जब थल सेना अध्यक्ष ने कमीशनिंग की थी, क्योंकि नौसेना का मामला है तो नौसेना प्रमुख या रक्षा मंत्रालय या रक्षा सचिव ऐसे लोग करते हैं, पर ये पहली बार ऐसा हुआ जब थल सेना अध्यक्ष ने कमीशनिंग की थी। माहे श्रेणी के ये जो INS माहे है वो माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का पहला युद्धपोत है, याद रखिएगा। और इस तरह से इस श्रेणी के लगभग कुल 8 हमको एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट देखने को मिलेंगे और इसका ये पहला है हमारा, ठीक है। और इसका जो नामकरण है INS माहे पौंडुचेरी, जो आपका पुडुचेरी है अब नाम, उसके एक तटीय शहर है माहे, उसके नाम पर किया गया है। इसका शुभंकर चीता है और इसका आदर्श वाक साइलेंट हंटर्स, और ये एक बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन है, INS माहे। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा। और कहाँ पर अवतरित हुआ, तो मुंबई नौसेना यार्ड में। और किसने किया, तो उपेंद्र द्विवेदी ने। उसके बाद इसका शुभंकर चीता और इसका आदर्श वाक साइलेंट हंटर्स। ये कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। हाल ही में अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। QS एशिया रैंकिंग। ये लंदन स्थित जो QS अर्थात क्वेको रैली
साइमंड्स। ये भी 2021 या 22 में यूपीपीसीएस ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, इसका फुल फॉर्म पूछा था क्यूएस का। तो क्वेकोरेली साइमंड्स के द्वारा एशिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनसे संबंधित रैंकिंग जारी करता है, जिसे हम क्यूएस एशिया रैंकिंग कहते हैं। और ये टोटल 1526 यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आधार मानते हुए रैंकिंग जारी किया। और इसमें सबसे अधिक जो इंस्टीट्यूट हैं वो चाइना के हैं 394, दूसरे नंबर में भारत का 294, और भारत के टॉप 100 में 7, टॉप 200 में 20 और टॉप 500 में 66 संस्थान या विश्वविद्यालय हैं। एक बात ध्यान रखें कि शीर्ष 10 में भारत के कोई भी विश्वविद्यालय संस्थान नहीं है, कोई भी। शीर्ष 10 में सर्वाधिक हांगकांग के 5, चाइना के 3 और सिंगापुर के 2। देखिए, इस लेक्चर और ये नोट्स जो है उसको अलग करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको यदि ये शॉर्ट नोट्स मिल जाती है तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी H5 लिखा है, C3 लिखा है, H2 लिखा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो जब इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसका यूटिलाइज करने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो केवल देख लें और इसको पढ़े नहीं, उससे भी संभव नहीं है। तो वीडियो देखिए और इस नोट्स को बार बार रिवाइज कर लीजिए। सॉफ्ट नोट्स है, ये आपको टेलीग्राम पर मुफ्त मिलेगी। तो ये हांगकांग 5 और चाइना के 3 और सिंगापुर के 2, कुल 11 मानकों पर आधारित ये रैंकिंग थी। विश्व मतलब एशिया की दृष्टि से विश्व में एशिया के जितने भी संस्थान थे उसमें नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, जिसने 100 में से 100 स्कोर प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन और तीसरे नंबर पर नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। अगर एशिया रैंकिंग में भारत की स्थिति देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, आईआईएससी बेंगलुरु को 64वां स्थान प्राप्त हुआ, आईआईटी मद्रास को 70वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर एशिया रैंकिंग में भारत में देखा जाए तो पूछा जाए तो नंबर 1 पे आपका आईआईटी दिल्ली है, नंबर 2 पे आईआईएससी बेंगलुरु और नंबर 3 पे आईआईटी मद्रास है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि ये जो क्यूएस एशिया रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो लंदन स्थित क्वेकोरेली साइमंड्स के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें शीर्ष 10 में भारत का कोई भी नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक चीन, दूसरे नंबर पर भारत 294, और एशिया में सबसे नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। और एशिया रैंकिंग में भारत की स्थिति आईआईटी दिल्ली सबसे अच्छी स्थिति में है, 59वें स्थान पर। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अहमदाबाद अभी हाल ही में चर्चा में रहा। हाल में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी मिली है किसको? अहमदाबाद को। ये आपका 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा और ये 2030 में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो निर्णय लिया गया ग्लासगो, ठीक है ना, ग्लासगो में लिया गया, ठीक है, 26 नवंबर 2025 को। अहमदाबाद ने बीट किया किसको? अबुजा शहर को। नाइजीरिया का अबुजा शहर है, ये भी इस दौड़ में था कि मेजबानी मिल जाए, पर इसको नहीं मिला और अहमदाबाद को मिल गया। 100वां वर्ष होगा राष्ट्रमंडल खेलों का जब भारत में 2030 में आयोजित होगा। सर्वप्रथम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था, जिसमें 72 देशों ने इसमें वर्तमान में 72 देश हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। और राष्ट्रमंडल खेल इस खेल में वही देश सम्मिलित होते हैं जो कभी में कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं। भारत इससे पहले भी, भारत ये दूसरी बार खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे पहले भारत में 2010 में 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो चुका है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है तो यही है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किसे मिली है? अहमदाबाद को मिली है। कौन से नंबर का है? तो 24वां नंबर का। कब होगा? 2030 में होगा। बस ये 3 पॉइंट है। सबसे ज़्यादा तो यही आपसे पूछा जाएगा। 4 स्टार का क्वेश्चन आपको यही है, अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली? अहमदाबाद को मिली। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तेजस विमान। हाल ही में दुबई एयर शो के अंतर्गत एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसका नाम तेजस विमान है। और इसके तहत कमांडर नमाज स्याल की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए।
ये दुबई एयर शो की बात करें तो ये द्विवार्षिक एयर शो है और ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा विमान प्रदर्शनी है और ये 1986 से लगातार चल रहा है और ये 5 दिन कार्यक्रम चलता है। इस बार की जो थीम है वो द फ्यूचर इज हेयर। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि दुबई एयर शो का जो थीम है वो क्या है, तो द फ्यूचर इज हेयर। तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल मंजूरी संबंधी एक विधेयक था, ठीक है। तो दरअसल इसको बताऊं इसके पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि हुआ क्या कि दरअसल संविधान आर्टिकल आर्टिकल 200 में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को, गवर्नर को ये संवैधानिक अधिकार है कि जब किसी विधानसभा के द्वारा पारित बिल जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है तो उसको मंजूरी दे दे, या तो उसको रोक दे, मंजूरी ना दे रोक दे, या तो उसको रोक दे, या तो उसको प्रेसिडेंट के लिए विचारार्थ रख ले और राष्ट्रपति के पास भेज दे किसी खास मामले को लेकर के। और चौथा जो ऑप्शन होता है उसके पास कि इसको वापस कर दे, यानी विधानसभा को ही वापस कर दे। लेकिन ये उस स्थिति में हो सकता है जब ये केवल साधारण विधेयक क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो वापस कर दें विधानसभा को। अब इस मैटर पे हुआ क्या, ये आपका संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का, और घटना है आपके तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या हुआ कि लगभग 10 से अधिक विधेयक थे जो राज्यपाल के पास पेंडिंग थे और बहुत समय से पेंडिंग थे। इस संबंध में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो चली गई आपके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी बिल को 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता राज्यपाल, ठीक है। या तो उसे मंजूरी देनी होगी, नहीं वापस करना होगा, जैसा होगा, 3 महीने से अधिक नहीं। और ये जो निर्णय दिया गया था 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, और ये जो निर्णय है इसको फिर से पलट दिया गया। 5 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उन्होंने कहा कि ये समय सीमा जो है 3 महीने की, ये निर्धारित नहीं की जा सकती। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल इसको बहुत अधिक समय तक लटका भी नहीं सकता है। तो ये मैटर था इसका, आर्टिकल 200 से संबंधित है और ये लगभग 1 साल से चर्चा में है और कहीं में कहीं क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस तरह से आप आर्टिकल 200 को ध्यान में रखें, कहीं में कहीं आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में इसका आयोजन हुआ। वैसे इससे क्वेश्चन कम ही आने के चांस रहते हैं, 1-2 चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, बट बहुत कम आता है। पर यह कि इम्पोर्टेंट रहता है, कभी आ सकता है पर आने के चांस भी कम रहते हैं, ठीक है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजन हुआ इसका 20 से 28 नवंबर 2025 को। ये वहाँ के जो राज्यपाल अशोक गणपति राजू और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। ये राष्ट्रीय फिल्म विकास जो निगम है उसका 50वां वर्ष मनाया गया। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो वहाँ पर एक पहल शुरू हुई। इसके अंतर्गत 124 युवा को शामिल किया गया 35 साल तक। इसमें उद्घाटन जो फिल्म थी वो द ब्लू ट्रेल थी, समापन फिल्म अ यूजफुल घोस्ट, फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ज्यूरी के जो अध्यक्ष थे राकेश मेहरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ और इसके जो निर्देशक थे एस्ले मेफेयर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वीमर रियोस, अपोइट के लिए दिया गया इनको, अपोइट जो फिल्म है उसमें इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया। विशेष पुरस्कार दिया गया अकिनोला को विशेष पुरस्कार दिया गया। इसके बाद इसके जो डेब्यू डायरेक्टर हैं वो करण सिंह त्यागी हैं, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर। गांधी पदक सेफ हाउस
नॉर्वे को दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, वो रजनीकांत को मिला। ये इम्पोर्टेंट है आपका। सर्वश्रेष्ठ जो वेब सीरीज है वो आपकी बदिस बेनिटेज सीजन 2 को दिया गया है। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ और इसके उद्घाटन फिल्म द ब्लू ट्रेल, फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री से स्पेन, स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबिमर रियोस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं।